स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम अपने ज्योग्राफी चैप्टर्स नंबर 6 यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को जो है रिवाइज़ करने वाले हैं। ये सीबीएसई के रिवीजन नोट्स हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में जो है हमने चैप्टर को पूरा कवर किया है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है मैंने रिवीजन नोट्स जो है वो सीबीएसई के इसलिए लिए हैं ताकि आपके जितने भी अगर पॉइंट्स छूटे भी होंगे तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सीबीएसई के जो नोट्स होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसे जो है एक बार ज़रूर रीड करिए, चाहे वो किसी भी चैप्टर के हो, ठीक है। तो हमने जो है चैप्टर पूरा कवर कर लिया है। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को जो है थॉरोली जो एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस की। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो है इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट का बैकबोन है, ठीक है। चाहे वो जनरल सेंस में कहें चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, तो दोनों ही सेंस में जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि ये प्राइमरी और टर्शरी के बीच में आता है, मतलब दोनों को कवर करता है। प्राइमरी की भी नीड को फुलफ़िल करता है और टर्शरी की भी नीड को फुलफ़िल करता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग को जो है एक बैकबोन कहा जाता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो हेल्प करती है एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज़ करने में। जितनी भी आप देखते हो इक्विपमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर के मशीन्स होते हैं, वो कहाँ से बन के आते हैं? इंडस्ट्रीज़ से। और हैवी डिपेंडेंस जो था लोगों का एग्रीकल्चर इनकम पे, ठीक है, मतलब जॉब्स नहीं थी लोगों के पास, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। तो वो अब हट के किस पे आ गया है? सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे। तो सेकेंडरी का भी एक मेन रोल है जॉब और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए भी जो है ये सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। और रीजनल डिस्पैरिटीज़ को जो है वो भी कम कर रहा है। मतलब जितने भी पहले जो बैकवर्ड एरियाज़ थे वहाँ पर जो है लोगों के पास काम नहीं था, बट ये इंडस्ट्रीज़ जो है अब ऐसी जगह पे जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करती हैं जहाँ पे माइनिंग और माइन स्कूल्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ये रीजनल ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में भी अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करती है और वहाँ पर चीपर रेट्स में जो लेबर्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो उन लोगों को भी काम मिल जाता है, इंडस्ट्रीज़ का भी जो है फ़ायदा हो जाता है। देन उसके बाद एक्सपोर्ट जो है मैन्युफैक्चर गुड्स का वो एक्सपेंड हुआ है। मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी जो है इंडिया के पास ज़्यादा आ पाई है, ठीक है। इंडिया को और भी जो है इसमें चेंजेस लाने चाहिए। मतलब जो भी फिनिश गुड है उसको, मतलब इंडस्ट्रीज़ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए ताकि जो भी फिनिश गुड है वो फर्निश्ड हो और वाइड वेराइटीज़ लोगों को मिले, चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए हो चाहे खुद मतलब डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो। दोनों में ही इसकी ज़रूरत है। मतलब इंडस्ट्रीज़ में थोड़ी सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री अगर की बात हम करें तो दोनों ही एक साथ चलते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। और एग्रो इंडस्ट्रीज़ जो है और ये जो है कि किस पे बेस्ड करती हैं? एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में। और इंडस्ट्रीज़ जो है प्रोडक्ट जैसे इरिगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये बनाने में जो ये बनाकर जो है इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करती हैं। तो ये दोनों ही एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। देन वी कैन compete with international market if our manufacture प्रोडक्ट्स आर एट par इन क्वालिटी विद इंटरनेशनल प्रोडक्ट। वही मैंने कहा, अगर हमारे पास बेटर मशीन्स होंगी, ठीक है, वेल इक्विप्ड सारी चीज़ें होंगी, तो हम जो है इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स से जो है उनकी क्वालिटी से हम कंपटीशन कर सकते हैं। अभी थोड़ा जो है वो लो है, बट धीरे धीरे इम्प्रूव हम कर सकते हैं अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो, ठीक है। अब हम अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में। तो जो डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री की वो 12% है, ठीक है। आने वाले अगर हम सालों में कहें तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कमिटिंग काउंसिल जो है एनएमसीसी, उसने जो है ये ऑब्जेक्टिव सेटअप किया है, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन एंड रिन्यूड एफर्ट बाय द इंडस्ट्री फॉर प्रोडक्टिविटी विल हेल्प मैन्युफैक्चरिंग अचीव इट्स डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट। मतलब ये जो है 12% ये बढ़ेगा, ऐसा एजम्पशंस लगाया जा रहा है एनएमसीसी के द्वारा। और वो ये तभी हो सकता है जब इसमें एफर्ट्स लगाए जाए इंडस्ट्री को जो है
चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कुछ उसके रूल्स में, रेगुलेशंस में, कुछ मशीन्स में जो है या फिर इक्विपमेंट्स में जो है चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिस पे एनएमसीसी काम कर रही है और उन्हें लगता है कि वो जो है ये डिज़ायर्ड ग्रोथ रेट जो है आने वाले फ्यूचर में कवर कर लेगी। ठीक है। देन इसके बाद अगर हम इंडस्ट्री लोकेशन की बात करें तो इंडस्ट्री की जो लोकेशन है वो हमने पहले भी बात किया था कि ऐसे प्लेस पे होना चाहिए जहाँ पे सारी फेवरेबल कंडीशंस जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, चाहे सोर्स ऑफ वाटर, और क्या, अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल, फाइनेंस, डिमांड इन मार्केट, मतलब मार्केट होना चाहिए, वो मार्केट जहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड हो, चाहे स्किल्ड लेबर और वर्कर्स की बात हो। अगर ऐसी जगह हमने लगा दिया इंडस्ट्री जहाँ पे लोग ही नहीं है तो वर्कर्स को हमें बहुत दूर से लेकर आना पड़ेगा। ठीक है। बैंकिंग होना चाहिए, बैंक्स जो है वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए ताकि हमें करेंसी की लेन देन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इंश्योरेंस होना चाहिए, देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही जो है एक इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता है, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंडस्ट्री जो है ऐसी कहीं भी लोकेट नहीं की जा सकती है, पूरी सारी चीज़ें उसकी मुताबिक होनी चाहिए भाई, सारी अवेलेबल होनी चाहिए सोर्सेज, तभी वो सेटअप इजीली कर सकते हैं और उन्हें फ़ायदा हो सकता है। अब ये एग्लोमरेशन इकनॉमी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं हम। जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं एक साथ आके एक अर्बन सेंटर फॉर्म करती हैं टू मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेजेस। ठीक है। मतलब मान लो एक एरिया में एक बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, किसका, जैसे मान लो जूट का। ठीक है। जूट का जो है बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो एक साथ सेटअप की जाएंगी। ठीक है। और सबको उसका एडवांटेज होगा, और साथ ही साथ जो इकोनॉमी है उसको भी एडवांटेज होगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। जूट से जो भी फॉर्म होगा वो जो है या तो एक्सपोर्ट किया जाएगा या लोगों को बेचा जाएगा। तो वो जो है ज़्यादा अगर फॉर्म हो रहा है तो फ़ायदा सिर्फ लोगों को नहीं, इकोनॉमी को भी होगा, इंडस्ट्री को भी होगा। तो जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है एक साथ मिलकर आके एक एक सेंटर फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है, उसका एडवांटेज लेने के लिए, तो उसको हम कहेंगे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ठीक है। देन टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे आता है आपका एग्रो बेस्ड, जिसमें वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो एग्रीकल्चर से आती हैं, जैसे कॉटन हो गया, वुलन, जूट, सिल्क, शुगर, टी, एडिबल ऑयल। ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ से आती हैं, एग्रीकल्चर से। देन उसके बाद आता है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे मिनरल को जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे आयरन, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, एक्सेट्रा। देन इसके बाद अगर हम मेन रोल की बात करें तो इसमें बेसिक इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो प्रोवाइड करती हैं रॉ मटेरियल अदर इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है। जैसे इसमें आती हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ आती हैं इसमें, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर एंड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, मतलब जो एक मशीन फॉर्म करके दूसरी इंडस्ट्रीज़ को मशीन्स बेचती हैं, वो इंडस्ट्रीज़ आती हैं इसमें। देन सेकेंड है इसमें कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ इन द सेंस कि वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं जो जिसे डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। जैसे टूथपेस्ट, सोप, ब्रेड, इसे कोई दूसरी इंडस्ट्रीज यूज़ नहीं कर रही है, डायरेक्टली कौन यूज़ कर रहा है, कंज्यूमर। ठीक है। डायरेक्टली इसे सोल्ड किया जाता है मार्केट में, कंज्यूमर मार्केट में, और वहाँ से कंज्यूमर इसे परचेज करता है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसमें लेस देन जो है 1 करोड़ रुपी इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे मैट हो गया, फर्नीचर, टॉयज़, ये छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये सब जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। देन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती हैं आपकी वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट लगाई जाती है, जैसे आयरन स्टील हो गया, पेट्रोकेमिकल, कॉटन, टेक्सटाइल, जितनी भी बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो इसके अंदर आती हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे अगर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर, जैसे ओन एंड ऑपरेट, और साथ ही साथ मेंटेन कौन करती है, गवर्नमेंट। ठीक है। जैसे भेल हो गया, इसमें सेल आ गया, इसको आ गया। ठीक है। यहाँ पे अगर भेल मतलब जहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हैवी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही उसे ओन करती है, वो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं ये। ठीक है। स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जिसे इंडिविजुअल ऑपरेट करते हैं, ठीक है, और मेंटेन भी करते हैं, जैसे टिस्को हो गया, टाटा एंड स्टील वाली कंपनी जो है।
देन बजाज ऑटो, ये सब जो है इंडिविजुअल्स खुद से ओन करते हैं और ऑपरेट भी करते हैं। देन इसमें आता है जॉइंट सेक्टर, जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज जो है गवर्नमेंट, मतलब इसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, गवर्नमेंट की भी और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की भी, मतलब ये मिक्सचर होता है किसका, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, जैसे ऑयल इंडिया होता है हमारा, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कौन मेंटेन करते हैं, सप्लायर, ठीक है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्कर ऑफ द इंडस्ट्रीज़, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गई, कोर इंडस्ट्रीज़ इन केरला, ये सारी जो है कोऑपरेटिव सेक्टर्स हैं। देन इसके बाद अगर फिनिश गुड के बेसिस पे अगर हम देखें तो हैवी इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो बल्कि रॉ मटेरियल्स, बहुत ज़्यादा भारी जो है रॉ मटेरियल्स जो है वो यूज़ करती हैं, तो वो इंडस्ट्रीज़ हैं हैवी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और जैसे इसमें एग्जांपल है आयरन, स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्रीज़। फिर आता है इसमें लाइट इंडस्ट्रीज़। लाइट इंडस्ट्रीज़ में वो आती हैं जो बिल्कुल हैवी नहीं होती हैं, बहुत कम वेट वाली सारी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इसके अंदर आती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, टॉयज़, टूल्स, यूटेंसिल्स, ये सारे जो हैं लाइट इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। लेकिन इसमें एग्रो बेस्ड अगर इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि एग्रो बेस्ड है और ओल्डेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है, और जो फर्स्ट कॉटन मिल इस्टेब्लिश हुई थी वो 1854 में मुंबई में हुई थी, ठीक है। और अगर हम आज की बात करें तो जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है हमारी कंट्री की वो कौन सी है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अबाउट 1600 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो है हमारी कंट्री में आज के टाइम पे हैं, और जितनी भी हैं वो ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में है, क्योंकि वहाँ पे वो फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है, ठीक है। जैसे अगर हम सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल अवेलेबल है वहाँ पे, और जो आसपास के लोग हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं काम करने के लिए, पानी अवेलेबल है, ठीक है, समुद्र की वजह से। तो मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, ये सारे जो हैं इनके सेंटर्स हैं। और इसके अलावा कहाँ है सेंटर, आगरा, कानपुर, हुगली, चेन्नई, मदुरई में, ठीक है। इसके अलावा और भी जगह भी हैं। देन उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल जो है वो 3 मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, हैंडलूम, पावरलूम और मिल्स के ज़रिए, ठीक है। 3 मेथड से जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल को प्रोड्यूस किया जाता है। कॉटन टेक्सटाइल जो है वो क्या क्या इन्वॉल्व करती है इंडस्ट्री, एक तो गाइनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, पैकेजिंग, सारा कुछ जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। एक रेडीमेड गारमेंट बनाने के लिए जो है ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब कुछ जो है वो किसके अंदर आता है, कॉटन टेक्सटाइल के अंदर ही आता है, ठीक है। जब एक कपड़ा बन के तैयार हो रहा है उससे पहले की जितनी भी इन्वॉल्वमेंट होती है वो किसके अंदर हो रही है, सब की सब जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हो रही है, ठीक है। और इंडिया जो है एक्सपोर्ट क्या करता है, यार्न एक्सपोर्ट करता है और रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। कहाँ, यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका, इन सारी जगह पे मेनली वो जो है एक्सपोर्ट करता है अपने यार्न को, मतलब धागा हो गया, और जो रेडीमेड कपड़े बनते हैं कॉटन से, वो सारा कुछ जो है वो सेल होता है, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है। देन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, स्कैसिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन, ठीक है। मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया जो था हमारा वो पाकिस्तान चला गया, ठीक है। तो जो भी हम कह सकते हैं अगर कि सॉइल जो अभी है या जो लैंड अवेलेबल है हमारे पास, जो एरिया अवेलेबल है, वहाँ पे उतनी बेटर क्वालिटी की कॉटन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती। जो अच्छी क्वालिटी की थी, जो एरिया जो था जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की कॉटन प्रोड्यूस होती थी वो पाकिस्तान में रह गया हमारा, ठीक है। देन जो मशीनरी है वो चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है वो होती हैं, हैवी मशीन्स जो है वो यूज़ होती हैं, तो इसीलिए जो है मशीनरी बहुत ओल्ड है हमारी, ठीक है। और पावर सप्लाई भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी इसमें काफ़ी कम होते हैं। टफ़ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल लोग जो है सस्ते के चक्कर में जो है कॉटन लेना नहीं पसंद करते, सिंथेटिक्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो है कॉटन अभी के टाइम पे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। अगर नेक्स्ट हम बात करें जूट टेक्सटाइल की और उसके प्रॉब्लम्स की, तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का और जूट गुड्स का, ठीक है। 70 जूट मिल्स हैं इंडिया में। देन फर्स्ट जूट मिल जो है वो रिश्रा कोलकाता में सेटअप हुआ था 1859 में। और मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स जो है वो कहाँ लोकेटेड है, हुगली रिवर यानी कि वेस्ट बंगाल में, क्योंकि उसकी फेवरेबल कंडीशन जो है वहाँ पे अवेलेबल है। जूट जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, रोप, बैग्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में,
ठीक है। और बिहार, यूपी, असम और त्रिपुरा में भी जो है जूट मिल्स हैं, ठीक है। और ज़्यादातर जो है वो वेस्ट बंगाल में है, और वो भी हुगली रिवर के पास, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी की जो है बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, वहाँ पे लोग भी अवेलेबल होते हैं, इसीलिए वहाँ पे सारी कंडीशन जो है वो फेवरेबल है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। जूट इंडस्ट्रीज़ क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है? जूट इंडस्ट्रीज़ जो है वो फेस कर रही हैं, मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो बांग्लादेश चला गया, एक पाकिस्तान में रह गया, एक बांग्लादेश में रह गया, ठीक है। देन हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसका प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही, मतलब इस जूट का जो अगर हम कहें सीड्स होते हैं या जो भी होता है वो काफ़ी महंगा होता है, और उसको प्रोड्यूस करने में जो भी चीज़ें लगती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, ठीक है। और उसकी डिमांड भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से भी फ़ायदा नहीं हो पाता इंडस्ट्रीज़ को। और टफ़ कंपटीशन ऑब्वियसली बात है, सिंथेटिक से ही हो रहा है इसका भी, ठीक है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जूट इंडस्ट्री इतना जो है वो उभर के नहीं आ पा रही है। अब ये भी जान लेते हैं कि भाई हुगली रिवर के पास ही क्यों सेटअप है। देयर आर 69 जूट मील्स लोकेटेड इन अ 2 किलोमीटर ब्रॉड बेल्ट अलोंग हुगली रिवर, मतलब 2 किलोमीटर का जो उनका बेल्ट बना है वहाँ पे 69 जो हैं जूट मिल्स हैं भाई, बहुत ज़्यादा माना जाए तो, ठीक है। तो ये पूरा बेल्ट हो गया। तो ये जो एरिया है क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। रॉ जूट जो है वो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, और वेस्ट बंगाल इसीलिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। कोल जो है वहाँ पर रानीगंज में इजीली अवेलेबल हो जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में ही है, कोल फील्ड अवेलेबल है, इसकी वजह से जो है हुगली रिवर के पास ही जो है सब सेटअप किया गया। साथ ही साथ हुगली रिवर में जो है पानी भी मिल जाता है, वॉशिंग एंड क्लीनिंग जूट, जो कि बहुत ज़रूरी है, जूट को साफ़ और सफाई उसकी ज़रूरी है। देन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल होता है। साथ ही साथ कोलकाता एक मेट्रो सिटी है, तो वहाँ पर कैपिटल और मार्केट दोनों ही अवेलेबल है। और हुगली रिवर जो है वो चीप वाटर ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल कराता है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर सेटअप along द हुगली रिवर, ठीक है, जूट इंडस्ट्रीज़। नाउ शुगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो पहले जो था यूपी और बिहार जो था वो इसका मेन प्रोड्यूसर था शुगर केन का। देयरफॉर जो शुगर मिल्स थी वो भी इन्हीं दो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा थी। बट अब क्या हो गया, शुगर मिल्स जो है वो शिफ्ट हो गई हैं कहाँ, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। क्यों? क्योंकि जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है शुगर केन का वो हायर है सदर्न इंडिया में, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जा रहा है शुगर केन के लिए, इसीलिए जो है सबसे ज़्यादा खेती अब कहाँ हो रही है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। जो शुक्रोज जो कंटेंट होता है, जो हाई क्वालिटी का शुगर केन होता है, वो कहाँ पाया जा रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटका में, ठीक है। इसका मतलब कि शुगर जो है वो फॉर लेस, मतलब ज़्यादा हम शुगर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं लेस शुगर केन में। मतलब अगर मान लो 4-5 शुगर्स के, यूपी के 4-5 शुगर में, मतलब 1 किलो अगर मान लो एज्यूम कर लो कि 1 किलो शुगर निकल रहा है, तो वहाँ के 2 गन्नों से ही उतना निकल जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि वहाँ पर कम से ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। और मील्स और मशीन्स जो हैं वो नई नई सेटअप हुई हैं सदर्न स्टेट्स में, ठीक है। न्यू और मॉडर्न मशीन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। देन क्रशिंग सीजन जो है वो लॉन्गर है सदर्न स्टेट में एज़ कम्पेयर टू यूपी एंड बिहार। और कोऑपरेटिव शुगर मिल्स भी जो है सक्सेसफुली रन हो रही हैं कहाँ, सदर्न स्टेट्स में। दैट्स वाई महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज़ सुटेबल फॉर ग्रोइंग शुगर केन्स। और हम वहाँ पे कह सकते हैं कि मील्स जो हैं वो ज़्यादा सेटअप हो रही हैं इस वजह से। देन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में अगर हम बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ का अगर हम देखें तो ये इंडस्ट्रीज़ जो है वो बेसिक इंडस्ट्री मानी जाती है, क्योंकि ये और इंडस्ट्रीज़ को जो है मशीन्स प्रोवाइड करती हैं। और जैसे मशीन टूल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सारा कुछ प्रोवाइड करती है। इसीलिए इसको हैवी इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है इसके वो काफ़ी हैवी होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आयरन ओर जो है वो मिक्स किया जाता है लाइमस्टोन में, स्मेल्ट किया जाता है। देन ब्लास्ट फर्नेस जो है वो यूज़ किया जाता है कुकिंग कोल के तौर पे, जिससे प्रोड्यूस होता है पिग आयरन, जो है बहुत ही हम कह सकते हैं पावरफुल या फिर बहुत ही अच्छा आयरन माना जाता है इसको। और ये किसके रेशो से फॉर्म होता है, आयरन और लाइमस्टोन और कुकिंग कोयल, जो कि रेशो होता है उनका 4:2:1, ठीक है। मतलब अगर 4 गुना आयरन और यूज़ किया जाता है, 2 गुना लाइमस्टोन और 1 गुना
कोकिंग कोल, जिससे आयरन ओर जो है कौन सा पिग आयरन जो है वो फॉर्म होता है, जो कि मैग्नीज, कोरियम और निकल से जो है ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गर माना जाता है। देन मोस्ट ऑफ द स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है, इसीलिए छोटा नागपुर रीजन में ज़्यादा अवेलेबल है स्टील इंडस्ट्रीज़। देन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं? जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, बुरहानपुर, ये सारी जगह पे अवेलेबल हैं। और ये जो जगह के नाम लिए जा रहे हैं ये मैप में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होने चाहिए कि स्टील इंडस्ट्रीज़, कॉटन इंडस्ट्रीज़ जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं। देन इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 33 मिलियन टन्स ऑफ स्टील एवरी ईयर। ठीक है, और पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इज़ वेरी लो, that is 32 kg. It is low because India has low economic and industrial development. अब इंडस्ट्री जो है वो तो प्रोड्यूस कर रही है, बट यहाँ पर जो है यहाँ पर इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जो है कंजप्शन बहुत कम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो टुडे जो अगर हम आज की बात करें तो टुडे स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स लाइक हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल एंड लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है कोई भी इंडस्ट्री के बारे में, तो भाई कुछ चीज़ें तो कॉमन है, जैसे अगर हम हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर या इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, तो ये आप हर किसी में लिख सकते हैं। देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारी चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई स्टील इंडस्ट्रीज आर फेसिंग दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया आफ्टर स्टील इंडस्ट्री। देन द रॉ मटेरियल यूज्ड इन बल्की डार्क रेडिश रॉक known as bauxite, and it is light, corrosion resistant and a good conductor of heat and is malleable. ठीक है, it becomes stronger when mixed with other metals। और इसको जो है किस चीज़ में यूज़ किया जाता है बनाने में? एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। और जो एरिया है जहाँ पर ये अवेलेबल है ज़्यादा सोर्सेज में, उड़ीसा, बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ठीक है, देन इसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ एनुअल जीडीपी जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज से आता है। और अगर साइज़ की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है एशिया का वो हमारे देश में है, और अगर वर्ल्ड की बात करें तो 12th है वो। ठीक है, देन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ग्रो कर रहा है। ऑर्गेनिक केमिकल जैसे कि पेट्रोकेमिकल हो गया आपका, ठीक है, और इनऑर्गेनिक जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्काइज सोडा ऐश, कॉसेटिक सोडा एक्सेट्रा। ठीक है, देन इसके बाद फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र्स का, और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है सेंटर अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, इसी पे फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। साथ ही साथ फॉस्फेटिक और एमोनियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जो है इन्हीं पे फोकस कर रही है इनको बनाने में। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश जो है वो इम्पोर्टेड किया जाता है, क्योंकि इंडिया में जो है हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो है पोटाश अवेलेबल नहीं है, पोटेशियम कंपाउंड जो है वो नहीं है, कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें, सीमेंट इंडस्ट्री जो है बल्कि रॉ मटेरियल यूज़ करती है लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया एंड जिप्सम। और मैनी सीमेंट इंडस्ट्रीज़ आर इन गुजरात बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ पोर्ट्स। मतलब वहाँ पर जो समुद्र का एरिया है वहाँ पे पोर्ट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, इसी वजह से जो है सीमेंट इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप की गई है। और देर आर 128 लार्ज एंड 323 मिनी सीमेंट्स प्लांट्स इन इंडिया। और इम्प्रूवमेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी हैज़ फाउंड इंडिया सीमेंट और रेडीली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया, मिडल, मतलब यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, हाँ, प्रोडक्शन जो है वो भी हो रहा है ज़्यादा और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ठीक है,
और जो इंडिया की अगर हम मार्केट कहें सीमेंट इंडस्ट्री की, वो ईस्ट एशिया है, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया है, ठीक है। देन उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ आफ्टर लिबरलाइजेशन जब इंडस्ट्रीज़ को छूट मिली थी, ठीक है। पहले क्या था, लाइसेंस लेना पड़ता था या बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे गवर्नमेंट की तरफ से, और बाहर की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप नहीं हो पाती थी, बट अब ये हट गया है। तो आफ्टर लिबरलाइजेशन का मतलब यही है कि जब ये सारे जो है रिस्ट्रिक्शंस हट गए, उसके बाद ऑटोमोबाइल जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से बेस बन गया इंडिया का, ठीक है। और आज के टाइम पर हम देखें तो 15 manufacturers, there are 15 manufacturers of car and multi-utility vehicles, 9 of commercial vehicle, और 14 of 2 and 3 wheelers, ठीक है। तो ये सारी जो है ये इंडस्ट्रीज़ की बात करें कि 15 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, कार की, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स की, 9 है कमर्शियल व्हीकल्स की, और 14 है 2-3 व्हीलर्स की, ठीक है। देन दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, ये जमशेदपुर, बैंगलोर, इंदौर, हैदराबाद और पटनागर, ये सारी जो है मेजर सेंटर्स हैं ऑटोमोबाइल्स के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। बैंगलोर को जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहा जाता है, और मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, कोयम्बतूर, ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, बट मेन जो है वो बैंगलोर है। और 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है इंडिया में है हमारे। देयर आर सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। देन इंडस्ट्रीज़ जो है वो जनरेट करती हैं लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और अप टू 31 मार्च 2005 ओवर 1 मिलियन पर्सन वर एम्प्लॉयड इन आईटी इंडस्ट्री। सोचो कितना ज़्यादा जो है ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। बिकॉज ऑफ फास्ट ग्रोथ ऑफ BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, दिस सेक्टर हैज़ अ मेजर अर्नर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब बहुत ज़्यादा जो पैसा हम कह सकते हैं वो आईटी इंडस्ट्री से ही आ रहा है इंडिया में, ठीक है। अब तो ये बात हो गई इंडस्ट्रीज़ की, अब पॉपुलेशन की भी बात कर लेते हैं। भाई इतना फ़ायदा हो रहा है तो कुछ नुकसान भी तो होगा ना। तो इंडस्ट्रीज़ में क्या पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, जो कि किससे जनरेट हो रहा है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से। चिमनीज जो इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को लीड करती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देती हैं, ठीक है, इफेक्ट कर रही हैं, सॉरी। द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन वेरियस इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस डिप्लीट ओजोन लेयर, जो हमारा कवर है अर्थ का, वो जो है धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है। किसकी वजह से, जो इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला, वो उससे जो है हमारा ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, ठीक है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, फिल्टर करता है। देन डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़, ठीक है। वाटर बॉडीज़ में जो है इनको डाला जाता है, जिससे वाटर जो है पॉल्यूट हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ जो है जो भी पेपर या पल्प, केमिकल, लीडर, जो कुछ भी जनरेट कर रही है, उसका वेस्ट जो है एक्वेटिक लाइफ को जो है डेंजर में डाल रहा है, उनको मार रहा है। देन हाई इंटेंसिटी साउंड जनरेट बाय रनिंग मशीन, सायरन्स, डीलिंग फैंस, ये सब जो है नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, जिससे इरिटेशन जो है और हियरिंग इम्पेयरमेंट, हार्ट अटैक की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है, उससे रॉ मटेरियल जो भी इंडस्ट्रीज़ में आता है, उससे भी जो है डिग्रेड हो रहा है। भाई हम कितना ज़्यादा माइनिंग करते जा रहे हैं, जिससे जो है क्वालिटी ऑफ सॉइल, अगर हम कहें, लैंड जो है वो भी डिग्रेड हो रही है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, ये सारी समस्या माइनिंग की एक्टिविटीज़ से ही आती हैं। देन क्या मेजरमेंट हम कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को जो है हम केयरफुल प्लानिंग और बेटर डिज़ाइन के बाद ही उसे सेटअप करें, और जो उनका क्वांटिटी ऑफ स्मोक है वो भी रिड्यूस होना चाहिए। उसकी जगह पे कोल की जगह ऑयल का यूज़ करना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, उनका यूज़ करें, ना कि फॉसल फ्यूल्स का। देन मॉडर्न इक्विपमेंट्स का जो है वो यूज़ करना चाहिए, जैसे कि फिल्टर्स के लिए, और हार्मफुल मटेरियल्स, जो वेस्ट जो होता है उसको जो है, उस वेस्ट को हार्मफुल ना रहकर, मतलब उसे जो है यूज़फुल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लिया जाए, फ़िल्टर कर लिया जाए, उसके बाद उसे डिकम्पोज किया जाए, ठीक है। वेस्ट वाटर शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर चार्जिंग इनटू रिवर्स, प्रॉपरली जो है उनको ट्रीटेड किया जाए, फिल्टर आउट किया जाए, उसके बाद ही उसे रिवर्स में डंप किया जाए। देन लैंड फिलिंग मेथड को यूज़ करना चाहिए। जितना भी डंपिंग ऑफ वेस्ट होता है वो सारा जो है फिलिंग मेथड, मतलब मतलब हम कह सकते हैं लैंड को खोद कर उसमें जो है डंप करना, और फिर इसको कुछ दिनों बाद यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड द लैंड फिलिंग मेथड। बाकी इसका कुछ और भी प्रोसीजर है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। देन
पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री शुड लोकेट अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है उन्हें जो है टाउन्स और सिटीज़ से काफ़ी दूर में रखना चाहिए। तो ये सारा कुछ जो है हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था, आज हमने इसको रिवाइज़ कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। कुछ नहीं है, बस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया है और पॉल्यूशन क्या किस तरीके से जनरेट होता है, उसका क्या सॉल्यूशन है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ सेटअप होती हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं, कितना जनरेट कर रहे हैं, इकोनॉमी को कितना दे रहे हैं, यही सब कुछ है इस चैप्टर में। तो अगर आप एक बार इसे पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चैप्टर ये ओवर होता है। तो अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट रह गया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे के चैप्टर्स की वीडियोस भी आपको इजीली मिल सके। ठीक है, और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पे इस नोट्स को जो है ले सकते हैं। ठीक है, PDF अवेलेबल है वहाँ पर। और साथ ही साथ आप जो है NCERT को भी बिल्कुल आपको पढ़ना है, क्योंकि NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE के नोट्स भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। तो नेक्स्ट मिलते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।